नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम नया पाठ, चौथा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, पर्यावरणीय व्यवस्थापन। इसमें जो है पर्यावरणीय व्यवस्थापन क्या है ये हम पढ़ेंगे, परिसंस्था पढ़ेंगे, पर्यावरण संवर्धन कैसे किया जाता है, जैविक विविधताओं के संवेदनक्षम क्षेत्र कौन से हैं, पर्यावरण और परिसंस्था में क्या संबंध है, पर्यावरण संवर्धन, जैविक विविधता क्या है, ये सब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। अब सजीवों की जो जीवन शैली है वो पर्यावरण पर बहुत प्रभाव डालती है। सजीवों की जीवन शैली पर पर्यावरण का बहुत ही प्रभाव होता है। सजीवों का अस्तित्व जो है पर्यावरण पर निर्भर होता है। पर्यावरण का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारी जवाबदारी है कि हम परिसंस्था का भी ध्यान रखें। अगर हमें पर्यावरण का अस्तित्व बनाए रखना है तो हमको जो है परिसंस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि परिसंस्था पर्यावरण पर निर्भर होती है। परिसंस्थाओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि परिसंस्था मतलब क्या है। आज हमारा टॉपिक है परिसंस्था मतलब क्या है। परिसंस्था मतलब बच्चों जैविक और अजैविक घटक। जैविक मतलब जो जीवित है घटक वो, और अजैविक घटक मतलब जो अजीवित है, निर्जीव घटक जो होते हैं। जैविक और अजैविक घटक और उनके बीच जो आपस में अंतर क्रिया पाई जाती है, इससे मिलकर जो है परिसंस्था का निर्माण होता है। मतलब जैविक घटक अजैविक घटकों पर निर्भर होते हैं और अजैविक घटकों के कारण जैविक घटक प्रभावित होते हैं। इस प्रकार जैविक घटक और अजैविक घटक और उनमें होने वाली अंतर क्रिया, इससे जो है पर्यावरण निर्मित होता है, पर्यावरण का निर्माण होता है। ये परिसंस्था निर्मित होती है। जैविक घटक और अजैविक घटक और उनमें होने वाली जो अंतर क्रिया होती है, उससे परिसंस्था का निर्माण होता है। अब ये परिसंस्था में कौन कौन से घटक होते हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटकों में मुख्य रूप से बच्चों तीन ही ध्यान रखेंगे: वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव में कौन से? जीवाणु, कवक, वनस्पति और प्राणी। ये जो है जैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटकों में हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, सूर्य प्रकाश, आर्द्रता, ये सब अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। और इन जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों और उनमें होने वाली अंतर क्रिया, इससे जो है परिसंस्था का निर्माण होता है। थोड़ा याद कीजिए बच्चों, प्रश्न है उसमें से हमारा पहला प्रश्न हो गया कि परिसंस्था का तात्पर्य क्या है और उसके विभिन्न घटक कौन से हैं। तो परिसंस्था जैविक घटक और अजैविक घटकों से निर्मित होती है। जैविक घटक जीवाणु, कवक, वनस्पति, प्राणी है। अजैविक घटक हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, सूर्य प्रकाश और आर्द्रता होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि भक्षकों के कितने प्रकार होते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं। तो भक्षक हमने पढ़े हुए हैं। भक्षक कौन से होते हैं? प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, तृतीयक भक्षक, चतुर्थ भक्षक और लास्ट में जो होंगे सर्वोच्च भक्षक होते हैं। इस प्रकार जो है ये सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक भक्षक जो होते हैं वो वनस्पतियों पर निर्भर होंगे, उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। द्वितीयक भक्षक प्राथमिक भक्षकों पर निर्भर होंगे। तृतीयक भक्षक द्वितीय भक्षक पर निर्भर होंगे और सर्वोच्च भक्षक तृतीय भक्षकों पर निर्भर होते हैं। अब अगला प्रश्न है पेड़ पर निवास करने वाले पक्षी और तालाब, इनमें क्या संबंध होता है। तो पेड़ पर जो पक्षी निवास करते हैं वो पानी पीने के लिए काय का उपयोग करते हैं? तालाब के पानी का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो तालाब में मछलियां पाई जाती हैं, प्राणी पाए जाते हैं, मेंढक पाए जाते हैं, इनका जो है आहार के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब पेड़ के जो पक्षी होते हैं वो तालाब के पानी में पाए जाने वाले सजीवों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, तालाब के पानी का पानी के लिए उपयोग करते हैं।
फिर जो मछलियां होती हैं वो बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती है तालाब के अंदर ही। इस तरह से ये चलता है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फिर भोजन श्रृंखला और भोजन जाल में क्या अंतर है? तो प्रत्येक परिसंस्था में उत्पादक, भक्षक, फिर मृतोपजीवी प्राणी होते हैं और इनके बीच अंतरक्रिया होती रहती है। इस अंतरक्रिया को भोजन श्रृंखला कहते हैं। अब प्रत्येक भोजन श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। उत्पादक मतलब यहाँ पर दिख रहा है, देखिए वनस्पतियाँ जो होती हैं वो उत्पादक होती हैं। फिर प्राथमिक भक्षक है, फिर ये द्वितीयक भक्षक है, तृतीयक भक्षक है और सर्वोच्च भक्षक है। और उसके बाद जो है ये एक के बाद एक जो है प्रत्येक जो भोजन श्रृंखला, ये एक भोजन श्रृंखला दिखाई दी है। ये भोजन श्रृंखला में जो है 4 से 5 तक कड़ियां होती हैं और ये कड़ियां एक सरल रेखा में होती है। तो ये क्या हुई? भोजन श्रृंखला। और सबका विघटन करने वाले जो विघटक होते हैं वो ये दिखाए गए हैं। लेकिन बच्चों भोजन जाल में जो है छोटी छोटी भोजन श्रृंखलाएं की कड़ियां होती हैं और ये जुड़ी हुई होती है और अत्यंत जटिल संरचना हो जाती है और एक जाल सा बन जाता है। प्रत्येक भोजन जाल में कई भोजन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, कई भोजन श्रृंखलाओं का समूह होता है और अधिक भोजन श्रृंखला के परस्पर जुड़ने से एक भोजन जाल निर्मित हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर वनस्पति को टिड्डी खा रही, टिड्डी को मेंढक खा रही। अब मेंढक को खाने वाला बाज भी होता है, मेंढक को खाने वाला सांप भी होता है, सांप जो को बाज खा सकता है। फिर टिड्डी जो है को कौन खा रहा है? चूहा भी खा सकता है। अब चूहे को खाने वाले 3 लोग हैं, ये देखिए इधर इधर इधर, और इसको खाने वाला ये है। मतलब ये बहुत सारी भोजन श्रृंखलाएं। देखिए तितली है, तो तितली को ये पंखी खा जा रही है, पंखी को चिड़िया खा जा रही, चिड़िया को बाज खा। इस तरह से ये कई सारी भोजन श्रृंखलाएं जुड़ जाती है एक दूसरे से और एक जाल निर्मित हो जाता है। बच्चों आपकी किताब में ये भोजन श्रृंखला एक दिखाई हुई है, उसको भोजन जाल लिखा है, लेकिन वास्तव में जाल नहीं है, वो भोजन श्रृंखला है। ये चित्र आपको दिया जा सकता है, इसमें आपको लिखना होगा कि ये उत्पादक, नामांकन करना होगा, ये उत्पादक है। फिर टिड्डी जो है प्राथमिक भक्षक है। घास को कौन खा रहा है? टिड्डी, टिड्डी को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज खा जा रहा है और बाज को जो है ये विघटक खा जाते हैं। यहाँ लिखना है, विघटक लिखना है। ये घास जो है सूर्य प्रकाश से अपना भोजन तैयार खुद करती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? उत्पादक। फिर घास पर निर्भर है, सीधे ही वनस्पति पर निर्भर रहने वाले क्या कहलाते हैं? प्राथमिक भक्षक, इसलिए टिड्डी जो है प्राथमिक भक्षक है। मेंढक टिड्डी पर निर्भर है, इसलिए द्वितीयक भक्षक। फिर ये द्वितीयक भक्षकों पर जो निर्भर है वो तृतीयक भक्षक, और जिसको कोई भी नहीं खाता है वो हो गया सर्वोच्च भक्षक हुआ। और ये है विघटक, जिस भी सजीव की मृत्यु होती है उसको जो है उसके शरीर का विघटन करने वाले जो विघटक होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, ये जो है विघटक का कार्य करते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव विघटक होते हैं। परिसंस्था में प्रत्येक घटक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भोजन निर्माण करने वाली जो वनस्पतियां होती हैं वो स्वयं अपना भोजन तैयार करती हैं। उनको खाने वाले हिरन है, भेड़ बकरियां है, गाय है, ऊंट है, घोड़े, ये सब जो है शाकाहारी प्राणी जो होते हैं ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर जो है शाकाहारी प्राणी नहीं होंगे तो वनस्पतियों की संख्या ही बहुत हो जाएगी, तो उसको नियंत्रित करने के लिए शाकाहारी प्राणी है। फिर शाकाहारी प्राणियों की संख्या अधिक अनुपात में न हो जाए इसलिए जो है उनको खाने वाले जो होते हैं मांसाहारी प्राणी होते हैं, वो सिंह होते हैं, जो हिंसक प्राणी जो होते हैं, खतरनाक प्राणी होते हैं, ये जो है इनका भी महत्व है, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकृति में पाई जाने वाली जो इल्लियां हैं, अस्वच्छ स्थानों को स्वच्छ करने वाले
जो सूक्ष्म जीव होते हैं, दीमक होती है, गोबर के कीड़े होते हैं, क्या इनका वास्तव में उपयोग होता है क्या? अगर जो है सूक्ष्म जीव न होते तो क्या होता? जो पेड़ पौधे हैं इनके पत्ते जमीन पर गिरे रहते, जो कचरा होता है इसका विघटन ही नहीं होता, तो क्या होता? सभी जगह जो है कचरा इकट्ठा हो जाता, बदबू फैलने लगती, तो जो है इतना ढेर हो जाता, बदबू भी नहीं आती क्योंकि सड़ने की क्रिया तो चालू रहेगी, इसलिए बदबू भी आएगी, और फिर जो है सब जगह ढेर इकट्ठा हो जाएगा कचरे का। मतलब प्रकृति में जो है प्रत्येक सजीव का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये जो स्वच्छता करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको ये प्रकृति को साफ सुथरा करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। अब जीवो जीवस्य जीवनम, मतलब एक सजीव ही दूसरे सजीव का जीवन होता है। मतलब भोजन श्रृंखला जो हम देखते हैं वो इसी उक्ति पर कार्य करती है कि एक सजीव दूसरे सजीव का भोजन बनता है, तभी ये भोजन श्रृंखला चलती रहती है। मतलब खुद जीते हैं और दूसरे को भी जीने देते हैं, इसीलिए जीवो जीवस्य जीवनम बोलते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, धन्यवाद।